हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, संरचना एवं कार्य। तो क्लोरोप्लास्ट को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं: ऐसा कोशिकीय उपांग जिसमें प्रकाशीय ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है, हरित लवक कहलाता है। यह केंद्रक के बाद कोशिका के सबसे बड़े कोशिकीय उपांग होते हैं। क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, क्योंकि इसमें अपना डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जिससे ये इनमें अपनी जैसी नई प्रति बनाने की क्षमता पाई जाती है। अतः यह कोशिका के अर्ध स्वायत्त अंग होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वह डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। इसमें जो डीएनए पाया जाता है वो सर्कुलर प्रकार का डीएनए होता है, वृत्ताकार डीएनए होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा इसमें अपना आरएनए होता है। राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान इसमें 70S टाइप राइबोसोम पाया जाता है। अक्रंश यदि देखी जाए तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वह सभी उन पादपों में पाया जाता है जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है। कवकों में क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है, क्योंकि कवकों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। पोजीशन यदि देखी जाए तो ये कोशिका के अंदर संपूर्ण साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए पाए जाते हैं, और लेकिन परिधि की ओर इनकी संख्या अधिक होती है। संख्या यदि देखी जाए तो क्लोरोप्लास्ट जो है उनकी संख्या कोशिकाओं में 20 to 40 ईच सेल पाई जाती है। और क्लोरोप्लास्ट का साइज यदि के बारे में डिस्कस करें तो 2 to 3 माइक्रोन थिकनेस होती है इनकी, और 5 to 10 माइक्रोन इनकी लंबाई होती है। शेप के आधार पर यदि अपन बात करें तो अधिकांशतः पादपों में ये गोल या चपटी संरचना के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद यदि अपन इसकी संरचना के बारे में बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वह डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, और बाहर की साइड में पाई जाने वाली मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और अंदर की साइड में पाई जाने वाली मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इन दोनों के बीच में उपस्थित स्थान को पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहेंगे। दोनों ही मेम्ब्रेन लिपिड्स तथा प्रोटीन की बनी हुई संरचनाएं होती हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो तरल पदार्थ भरा रहता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं, और स्ट्रोमा के अंदर जो है अनेक ग्रेनम लेमेली पाई जाती हैं, और ये लेमेली जो होती हैं वो स्टॉक के रूप में पाई जाती हैं, समूहों में पाई जाती हैं, और यह लेमेली मिलकर के एक ग्रेनम का निर्माण करती हैं। और इन ग्रेनम लेमेली को थाइलेकॉइड्स भी कहते हैं। तो थाइलेकॉइड्स जो होते हैं समूह में पाए जाते हैं, और थाइलेकॉइड के समूह जो होते हैं वो ग्रेनम कहलाते हैं। और जो दो समूहों को जोड़ने वाले भी इसमें लेमेली पाई जाती हैं, इनको अपन स्ट्रोमा लेमेली कहते हैं। तो इस तरह से अपन देखेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसकी संरचना यदि देखी जाए तो उसके स्ट्रोमा में जो है थाइलेकॉइड्स पाए जाते हैं। इन थाइलेकॉइड्स को ग्रेनम लेमेली भी कहते हैं, और ये स्टॉक में पाए जाते हैं, समूहों में पाए जाते हैं।
और ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी रहते हैं। इनको अपन स्ट्रोमा लैमेली भी कहते हैं। इसके अलावा इसके स्ट्रोमा में आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स, एंजाइम्स आदि भी और राइबोसोम्स आदि भी इसमें पाए जाते हैं। अब यदि एक थाइलाकॉइड की स्ट्रक्चर देखी जाए तो एक थाइलाकॉइड के अंदर अपन देखेंगे अनेक गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं इसकी झिल्ली के अंदर, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर, और इन संरचनाओं को हम क्वांटासोम्स कहते हैं। ये प्रकाश, इनको फोटोसिंथेटिक यूनिट्स भी कहते हैं और इनको क्वांटासोम्स कहते हैं। अब यदि एक क्वांटासोम की अपन स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक रिएक्शन सेंटर होता है और उस रिएक्शन सेंटर को घेरे हुए अनेक एक्सेसरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं। रिएक्शन सेंटर जो होता है, क्रिया केंद्र जो होता है, क्लोरोफिल ए की एक फॉर्म पाई जाती है और इस क्लोरोफिल ए की इस फॉर्म को घेरे हुए क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स तथा फाइकोबिलिन्स आदि जो पिगमेंट्स होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं, जो एक्सेसरी पिगमेंट्स के रूप में पाए जाते हैं। एक्सेसरी पिगमेंट्स लाइट ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके क्रिया केंद्र तक स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। तो एक थाइलाकॉइड के अंदर भी छोटी छोटी यूनिट्स पाई जाती हैं, इनको क्वांटासोम्स कहते हैं और इन क्वांटासोम्स के अंदर ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ही लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करने का कार्य करते हैं और इनमें मुख्य जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है। अब यदि क्लोरोप्लास्ट के ओरिजिन की अपन बात करें तो इनका जो ओरिजिन होता है वो है पूर्ववर्ती जो है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही होता है और पूर्ववर्ती जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनको प्रोप्लास्टेट्स कहते हैं, उनके द्वारा इनकी उत्पत्ति होती है कोशिका विभाजन के समय। क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन है, इसका मुख्य जो फंक्शन होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाई जाती है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया दो स्टेप में पूर्ण होती है, एक तो लाइट रिएक्शन, दूसरी है डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन, जिसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं, यह थाइलाकॉइड्स के अंदर पूर्ण होती है। लाइट रिएक्शन की प्रक्रिया जो होती है क्लोरोप्लास्ट के जो थाइलाकॉइड्स होते हैं उनके अंदर पूर्ण होती है, जिसमें एटीपी तथा एनएडीपीएच का निर्माण होता है। ये एटीपी तथा एनएडीपीएच जो लाइट रिएक्शन में बनते हैं वह डार्क रिएक्शन में CO2 के एसिमिलेशन में काम आते हैं, CO2 के फिक्सेशन में काम आते हैं। तो लाइट रिएक्शन जो होगी फोटोसिंथेसिस की वो तो किस में पाई जाएगी, थाइलाकॉइड्स के अंदर पाई जाती है। और उसके बाद में डार्क रिएक्शन जो होती है वह है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाई जाती है, जहां पर जो है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट जैसे NADPH तथा ATP का यूटिलाइजेशन करने के बाद में CO2 का एसिमिलेशन कार्बोहाइड्रेट्स में होता है। तो इस तरह से अपन कहेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस के दोनों ही स्टेप पूर्ण होते हैं। लाइट रिएक्शन जो होती है थाइलाकॉइड्स के अंदर पूर्ण होती है तथा डार्क रिएक्शन जो होती है वो इसके स्ट्रोमा में पूर्ण होती है। थैंक यू।